हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है यूटेट से जुड़ा हुआ। जी हाँ, यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है जो यूटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यूटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट ईयर 2019 में यूटेट का जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है यूटेट का फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, जिसमें सिर्फ मैं आपके साथ सीडीपी के क्वेश्चन शेयर करूंगी। यूटेट फर्स्ट में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी से, और यूटेट सेकंड में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके साथ अब आगे वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से जुड़े हुए पेपर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, यानी कि जो साइको एनालिटिक सिस्टम है उसके जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है उसके एजुकेशन में, उसका जो एनवायरनमेंट है वो, एंड दूसरा जो होता है हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ये सभी इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, इसका संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य तीनों ही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो गर्भ धारण करने से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क एवं तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। औपचारिक परिचालन अवस्था में होता है। औपचारिक परिचालन अवस्था क्या है, 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था को आप औपचारिक परिचालन अवस्था कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई। तो जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट है उसकी एक प्रोसेस है CAT। ठीक है, तो जो CAT प्रोसेस है ये किसके द्वारा दी गई। तो ये बेलेक द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है TAT हेतु कितने कार्ड हैं। तो TAT हेतु मैं बता दूं आपको TAT क्या है। देखिए, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है जो प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक टाइप है। ठीक है, इसमें जो कार्डों की जरूरत होती है 31 होती है। लास्ट टाइम जो इसमें ऑप्शन दिए गए थे चारों ही रॉन्ग दिए गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस में रखा गया था, यानी कि इसका 1 मार्क्स सभी कैंडिडेट को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31। और इसको जो डेवलप किया था तो हेनरी एमरे ने किया था और डी मॉर्गन द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से जुड़ा हुआ सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए, सेल्फ फेसिंग का जो सिद्धांत है वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्योरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 है MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है। तो मिनिमम लर्निंग लेवल कैसा एक उपागम है, इसकी क्या मान्यता है वो हमें बताना है। तो किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को, ठीक है, सारे ही कैंडिडेट जो है किसी भी टास्क को एक मिनिमम लेवल तक क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है। तो ऑप्शन बी सामान्यीकरण की में क्या होता है, अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है पियाजे के अनुसार प्राक संप्रयात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है, यानी कि जो प्री कॉन्सेप्शनल एंड इंटेटिव पीरियड होता है वो किससे रिलेटेड है। तो वो इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है, ना तो संवेदी पेशी अवस्था से, मूल संक्रिया से भी नहीं है और औपचारिक संक्रिया से भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उनमें इनमें से किसी भी उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का चालन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो अभिप्रेरणा का जो चालन सिद्धांत था, मोटिवेशन थ्योरी जो थी, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो था, RS वुडवर्थ द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। तो विलियम स्टर्न द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी प्रोनाउंस की गई थी वो गार्डनर द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो एक पुच्छी और द्विपुच्छी जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक जो आयु है 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 5/4 इंटू 100 करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8 4 5 जा 20 तो ये हो जाएगा 125। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया था। तो थॉर्नडाइक ने इनमें से कौन सा नियम नहीं दिया था? तो थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया, प्रभाव का नियम भी दिया, अभ्यास का नियम भी दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि अवलोकन का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षण कौशल से संबंधित है। ठीक है, टीचिंग स्किल क्या है? श्यामपट्ट पर लिखना एक टीचिंग स्किल है, प्रश्नों को हल करवाना भी एक टीचिंग स्किल है, प्रश्न पूछना भी एक टीचिंग स्किल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। तो रेनफोर्समेंट जो होता है यानी कि ऑप्शन बी पुनर्बलन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कितने उसकी जो स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन है कितनी होती है? तो वो 36 मिनट होती है। ठीक है, अब 36 मिनट कैसे होती है? देखिए टीच के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 6 मिनट। ठीक है, और उसके बाद आपको फीडबैक के लिए टाइम मिलेगा 6 मिनट का। देन आप क्या करेंगे रीप्लान करेंगे तो 12 मिनट आपको वहाँ पे चाहिए एंड रीटीच आप करेंगे तो 6 मिनट फिर से आप लेंगे और रीफीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। तो रीफीडबैक भी जो होता है आपका 6 मिनट का होता है। तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए 12 देखिए यहाँ पर तो टोटल जो होता है प्लस करने के बाद आपको टोटल मिल जाएगा 36 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड टाइम जो है माइक्रो टीचिंग के लिए साइकिल के लिए वो है ऑप्शन डी यानी कि 36 मिनट। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो देखिए इसमें से विकासात्मक मापनी, बालक का व्यक्तित्व अध्ययन एंड बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन सभी करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सोशियो कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ये वाइगोत्स्की द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो इसमें जो है जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट दोनों ही होते हैं। तो सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशी के लिए देखिए क्षमता का निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी भी होनी चाहिए और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदता से क्या तात्पर्य है? तो औसत से कम मानसिक योग्यता होना क्या है? मानसिक मंदता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो। ठीक है, एक जो टीचर है उसको लर्निंग की थ्योरीज पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक टीचर है उसको एक जो पढ़ने वाला है यानी कि मतलब ठीक है स्टूडेंट जो है उसको समझने में क्या मिलता है? उसको हेल्प मिलती है और उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड को जानने में उसको सहायता मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? तो ये विशेषज्ञों की समिति को करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जो विद्यालयी जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, ठीक है, उनको सक्षम बनाना, उनका अर्जन करना, उनका क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यालयी जीवन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि सम्मिलित शिक्षा किस पर निर्भर करती है? अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर यानी कि जो टीचर हैं ठीक है उनके एटीट्यूडनल चेंज पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो सोशल चेंजेस में लीड करने के लिए सक्षम होती है। तो ऑप्शन डी यानी कि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपके साथ यूटेट सेकंड पेपर भी शेयर कर रही हूँ जिसमें सीडीपी के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन सेकंड पेपर में भी पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्टैनले चार्ट का संबंध है। तो स्टैनले चार्ट का जो संबंध है दृष्टिबाधिता से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से क्या तात्पर्य है?
तो दृश्य, श्रवण, गंध, स्पर्श इसमें सभी यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से अनुशंसा करता है। तो शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र को रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए यह सिखाने में सक्षम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसकी अनुशंसा ये करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो गाइडेंस है वो किसी को इंडिविजुअली भी आप दे सकते हैं और ग्रुप में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब परीक्षाएं समीप हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमारे एग्जाम नज़दीक हो तो एक टीचर को क्या काम करना चाहिए, उनको अपना कोर्स क्या है अतिरिक्त समय देके कंप्लीट कराना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। तो विद्यार्थियों में जो कोऑपरेशन की जो फीलिंग्स हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं समूह कार्य द्वारा। ठीक है, ग्रुप वर्क द्वारा कर सकते हैं काम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य में मूल्यांकित करना चाहिए। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि एक टीचर को किस तरीके से एवेल्युएट करना चाहिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो निबंध दे सकता है, लघु उत्तरीय दे सकता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं, ठीक है, कोऑपरेट करना सीखते हैं, तो उनमें क्या चीज़ डेवलप होती है। तो उनमें कोऑपरेशन की एक तो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उनमें टीम स्पिरिट की भावना जागृत होती है। ठीक है, और सामाजिक अभिवृत्ति भी उनमें जागृत होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से ही सही करना चाहिए। ठीक है, पहले ट्राई यही करना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या करना है और बच्चों की हेल्प से उसको करेक्ट करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। तो ये क्या करता है, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित हैं। तो किस चीज़ पर सम्मिलित हैं, बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है मौखिक विवरण या मूर्त अनुभव द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को उसके सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके मार्क्स पे। ठीक है, बच्चे की हमें उसके जो लर्निंग पावर है उसको हमें चेक करना चाहिए, ना कि उसके क्या मार्क्स नहीं देखने हैं हमें। उस टाइम हमें देखना है कि ये बच्चा कैसे सीखेगा, उस पर ध्यान हमें फोकस करना होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण व संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की अवस्था में विकसित करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनमें कब ये एबिलिटी होती है अपने परफॉर्मेंस को ऑपरेट करने की और मेंटल रिप्रेजेंटेशन को दिखाने की, कब वो इस कैपेबल हो जाते हैं, हमें ये बताना है। तो ये जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है बच्चे की, उसके लिए कौन सा कथन सही है। इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, इनमें पेशी समन्वय हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। ये तो हो ही नहीं सकता, उच्च कोटि की होती तो फिर वो अधिगम में अक्षम क्यों होते। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा और थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के रंगों को विविग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। तो ये प्रथम अक्षर तकनीक है, फर्स्ट लेटर टेक्निक, क्योंकि हमने यहाँ पर लेटर से ही इसको लर्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को समझने एवं सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या है। तो ये क्या है, इंटेलिजेंस, ये हमारी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी व्यक्ति के नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रेक्षण द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। ठीक है, प्रयोज्य का क्या मतलब है, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है उसमें जनरली कौन सा ऐसा
सब्जेक्ट पैसिव रहता है, ठीक है, निष्क्रिय रहता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन में होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति कहा जाता है? तो दीर्घकालिक स्मृति को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनएक्टिव मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपलब्धि की आवश्यकता है। तो उपलब्धि, नीड ऑफ द अचीवमेंट जो है अर्जित अभिप्रेरक, एक्वायर्ड मोटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? ठीक है, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है उसके लिए इनमें से कौन सी बात सही है? इसके संचयन शक्ति सीमित होती है, इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है, असीमित तो नहीं हो सकती है, इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड की होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी देखिए एकदम से हम कैच करते हैं, एकदम से हम किसी चीज़ को अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए देखिए क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है और अधिकतम 20 से 30 सेकेंड तक इसकी अवधि रहती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में किस संघर्ष का सामना कर रहा है? देखिए जैसे कोई बच्चा है वो चाहता है मैं क्लास भी जंप कर लूँ और पढ़ूँ भी ना, तो ये किस चीज़ के अंतर्गत आएगा? तो ये देखिए ये आता है परिहार और परिहार संघर्ष से, ठीक है, अवॉइड करना मतलब, ठीक है, अवॉइड करना और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन प्रमाणीकरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब रीजनिंग अ पर्सन, ठीक है, ट्राइज टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। तो ये किसके अंतर्गत आता है कि आपको पहले से ही आपको तर्क नियम पता हो, उनके आधार पर आप क्या कर रहे हो, निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये आता है निगमनात्मक सिस्टम पर, ठीक है, तो डिडक्टिव रूल के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे आपको पहले से ही रूल पता है, मैथ्स के अगर फॉर्मूले आपको पता है, आपको किसी क्वेश्चन तक पहुंचना है, उसके आंसर को निकालना है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो निगमनात्मक प्रणाली के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्या क्रम है? ठीक है, जो तर्कणा है यानी कि मतलब हमारी जो रीजनिंग है उसके सीक्वेंस क्या है? तो उसका जो सीक्वेंस है, देखिए समस्या की हमें पहचान होनी चाहिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, हम निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना है, देन हम अनुमान के अनुसार प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम अनुमान पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। तो जो वर्बल स्किल है वो किसके द्वारा एक्वायर्ड की जाती हैं? तो वर्बल जो स्किल है वो देखिए वो की जाती है, याद करके हम उनको सीख सकते हैं और आप जो है दोहरा कर सकते हैं, सीख सकते हैं उनको पुनः याद करके और वस्तुओं को पहचान करके। तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लड़कियां मध्य बाल्य अवस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को, ठीक है, देखिए लड़कियां जो है मिडिल चाइल्डहुड में किस चीज़ से ज़्यादा अटैच होती हैं? तो वो पारस्परिक यानी मतलब पारिवारिक संबंधों के पारस्परिक संबंधों से अटैच होती हैं और लड़के क्या करते हैं, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो पॉजिटिव इमोशंस हैं हम उनको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए हम उनको प्रतिदिन, एक तो आप क्या कर सकते हैं, व्यायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और अपनी जो प्रतिदिन की गतिविधियां हैं उनमें प्रसन्नता संतोष की खोज करके जो डेली लाइफ एक्टिविटी हैं उन पर सेटिस्फैक्शन हमको होना चाहिए, उन पर हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो हमारी इमोशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी से, तो वो देखिए ये है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों को अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, अगर बच्चे ने वहाँ अपना नाम तो लिखा लिया लेकिन उसके बाद विद्यालय नहीं जा रहे तो उस अनुपात को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप आउट रेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखिए ये जो था सीडीपी लास्ट ईयर का पेपर था 2019 का, जिसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पेपर शेयर किए हैं, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से सारे क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर
मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको समय रहते ही मिल जाए। अब हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है, इसके लिए आप अच्छी तरीके से अभी से प्रिपरेशन कीजिए और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।